मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम आपको बताना चाहते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर हमारा लेक्चर्स पसंद आए तो आप उसे ज़रूर लाइक कर दें। तो टॉर्क निकालने के लिए आइए हम लोग पहले कुछ बेसिक्स बातों को समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो है उसका नाम है कपल। ये कपल क्या होता है इसको समझते हैं। ये आपके पास मान लिया जाए कि एक रॉड है, फिर से देख लें। ये आपके पास एक रॉड है और इस रॉड पर आपने यहां पर एक फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का, और यहां पर एक फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का। तो इस रॉड पर आपने दो फोर्स लगाया है, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है और एक ही बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट पर काम कर रहा है। तो अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स जो मैग्नीट्यूड में बराबर हो, डायरेक्शन में ऑपोजिट हो और एक बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट पर काम करता हो, तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है कपल। A pair of forces equal in magnitude, opposite in direction, acting at two different points of same body are called couple. जब आप किसी बॉडी पर कपल अप्लाई करते हैं तो ये कपल बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट देता है। इस कपल के कारण ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी। तो कपल का काम है रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करना। अलग अलग कपल अलग अलग अमाउंट से रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखें, पहले वाले डायग्राम में मैंने आपको कपल दिखाया था और उस कपल में फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन था। इस डायग्राम में हम फिर आपको कपल दिखा रहे हैं, लेकिन इस डायग्राम में फोर्स का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है। मान लिया जाए कि यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है और इसमें भी यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रोटेशनल इफेक्ट यहां भी पैदा होगा और यहां भी पैदा होगा, लेकिन इस केस में ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और इस केस में कम होगा। तो कोई भी कपल जितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसे मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क कहा जाता है। अमाउंट ऑफ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि इसका टॉर्क ज्यादा है और इसका टॉर्क कम है, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। ये जो 5 न्यूटन हम लोग लिख रहे हैं, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये जो डिस्टेंस है इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है। तो आप इसे 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। यही मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क कहलाएगा। इस केस में आ जाएंगे तो ये 8 न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो इस तरह से ये आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। मतलब यहां पर ज्यादा टॉर्क लग रहा है, यहां पर कम। ये ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट देगा, ये कम। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स के मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके। इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action of two forces. It is measured by product of magnitude of force and perpendicular distance between the line of action of two forces. तो दोनों में से कोई एक फोर्स ले लीजिए और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस डाइपोल पर एक टॉर्क लगता है। तो जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये जानना चाहते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे कि ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका डाइपोल लेंथ ये 12 है और इसका डाइपोल मोमेंट ये P है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका वैल्यू E है
और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। तो इस डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा वो देखना है। Let an electric dipole AB of dipole length 2L, pole strength Q and electric dipole moment P is kept in a uniform electric field of intensity E. Let dipole is making an angle theta with the direction of electric field. आपको we want to determine expression for torque on dipole. जब भी आपको डाइपोल पर टॉर्क निकालना है तो आपको दो चीजें मालूम करनी होंगी। पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखेंगे यहां पर चार्ज का जो वैल्यू दिया हुआ है वो प्लस क्यू है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अगर किसी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख देते हैं तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई हो जाएगा। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगता है, इसलिए यहां पर लगने वाला फोर्स ये आपको क्यू ई हो जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड चार्ज माइनस क्यू है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, यहां पर जो फोर्स लगेगा ये माइनस क्यू ई हो जाएगा। ये फोर्स और यहां पर लगने वाला फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है और एक ही बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट पर काम कर रहा है, तो इसे हम लोग कपल कहते हैं। टॉर्क निकालने के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड जानना होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना होगा। तो पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है F बाई Q। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा QE और अब हम लोग इसका मॉडुलस ले लेंगे। जब मॉडुलस ले लेंगे तो दोनों साइड से मॉडुलस लेंगे, F इज इक्वल टू हो जाएगा QE। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो QE है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये BN ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इस थीटा के लिए BN परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB हाइपोटेनियस हो जाएगा और AN बेस हो जाएगा। और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो हम लोगों ने लिखा है इन राइट ट्रायंगल ABN साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BN और हाइपोटेनियस का मतलब हो जाएगा AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BN इज इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा। AB जो कि डाइपोल का डाइपोल लेंथ है और डाइपोल लेंथ 12 से लिखा गया है, तो इसलिए BN हो जाएगा 12 साइन थीटा। तो दोनों चीज पता चल गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी। जब फोर्स के मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इन्हीं का प्रोडक्ट टॉर्क कहलाता है। तो आइए तो हम लोग टॉर्क के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो टाउ इज इक्वल टू होता है BN इंटू F। BN जो कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 12 साइन थीटा है और F जो कि QE है। इस Q को 12 के साथ लिखेंगे तो Q इंटू 12 इंटू E इंटू साइन थीटा हो जाएगा। Q इंटू 12 ये P होता है, तो इसके बदले में P पुट कर दिया तो आ जाएगा PE साइन थीटा। तो ये आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा, टॉर्क का एक्सप्रेशन PE साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क का मेन एक्सप्रेशन हो गया PE साइन थीटा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को चार तरीके से रखा जा सकता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक तरीका यह है कि आपने डाइपोल को इस तरह से रखा। अगर आप डाइपोल को इस तरह से रखेंगे तो कहेंगे डाइपोल इज इंक्लाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल को आपने इस तरीके से रखा तो कहेंगे डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल को इस तरीके से रखा तो डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर डाइपोल को इस तरीके से रखा तो कहा जाएगा डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार तरह से हो सकता है। इंक्लाइन हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है और परपेंडिकुलर हो सकता है। और इन चारों के चारों केस में टॉर्क का वैल्यू अलग अलग आएगा। अभी जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये उस वक्त का वैल्यू है जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंक्लाइन है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं तो वैसी स्थिति में थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपको 0 होगा। मतलब जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, डाइपोल पैरेलल होगा,
तो उस केस में थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो ये देखते हैं स्पेशल केस में, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 ले रहे हैं, P एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब P इज पैरेलल टू E। साइन थीटा का वैल्यू होता है साइन 0 और साइन 0 0 होगा, तो PE इंटू 0 ये 0 आ जाएगा। तो जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है तो टॉर्क लगने वाला 0 हो जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब डाइपोल मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो। आइए दूसरा देखते हैं, केस 2। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है लेकिन डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड में है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 180 का होगा। 180 होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 180, P एंड E आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब P एंटी पैरेलल टू E है, तो साइन थीटा साइन 180 हो जाएगा। साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, तो एक बार फिर से 0 हो जाएगा। मतलब अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो तो भी आपको जो इस पर 0 टॉर्क लगेगा। इस स्टेट को कहा जाता है मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट, तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा तो ये मोस्ट अनस्टेबल स्टेट में होता है। आइए एक तीसरा देखते हैं, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल इसके परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा 90, P एंड E आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा ये साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो आप इस एक्सप्रेशन में 1 पुट करेंगे तो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा PE, ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू। तो जब डाइपोल परपेंडिकुलर होता है तो इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, एंटी पैरेलल होता है तो मोस्ट अनस्टेबल होता है, और पैरेलल होता है तो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। आइए अब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 into 10 to the power -6 कूलम मीटर is kept in a uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन एक्टिंग ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, opposite to the direction of electric field, making an angle 30 degree with the direction of electric field and perpendicular to the direction of electric field. आइए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिख दिया जो कि 2 into 10 to -6 कूलम मीटर है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दिया जो कि 5 into 10 न्यूटन पर कूलम है। टाउ का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले टाउ निकालना है जब पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री और टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, मतलब PE साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होगा तो पूरे एक्सप्रेशन को ये 0 कर देगा। तो इस तरह से पहले वाले केस में जो टॉर्क लगेगा वो 0 होगा। दूसरा में आपको बताया गया है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इस केस में आपको 180 हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 180। इस बार फिर 0 हो जाएगा, तो इस बार फिर टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब पैरेलल होगा और एंटी पैरेलल तो टॉर्क का वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे जब 30 डिग्री का एंगल होगा तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये हो जाएगा PE साइन 30। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 into 10 to -6 कूलम मीटर, E का वैल्यू है 5 into 10 to 7 न्यूटन पर कूलम, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 into 10 to power 1 बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 न्यूटन हो जाएगा। तो ये टॉर्क होगा जब परपेंडिकुलर हो तो। अब सॉरी, जब इंक्लाइंड हो तो। अब पूछा गया है जब परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर में हम लोग थीटा का वैल्यू लेते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पर PE साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, P का वैल्यू पुट कर दिया
ई का वैल्यू पुट कर दिया और साइन 90 का वैल्यू 1। इस बार सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो 100 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो आपने देखा कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एट व्हाट एंगल एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P should be placed in an electric field of intensity E so that torque acting on it be half the maximum torque। इससे पहले एंगल दिया रहता था तो टॉर्क निकालते थे, इस बार टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल निकालना है। P दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड E, टॉर्क जो कि मैक्सिमम टॉर्क का हाफ है, मतलब हाफ टॉ मैक्स, और टॉ मैक्स का वैल्यू आया है PE, मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो PE। तो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को थीटा निकालना है। फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो टॉ के बदले में लिखेंगे हाफ PE साइन थीटा। PE कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब आप 30 डिग्री पर रखेंगे तो इस पर लगने वाला टॉर्क जो है वो मैक्सिमम टॉर्क का हाफ हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क के बारे में। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उसे वेक्टर फॉर्म में वापस लाना है तो हम लोग एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक वेक्टर P है और इसको वेक्टर फॉर्म में लाना है तो हम लोग n कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर P हो जाएगा। तो इसी तरह से टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको n कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर टॉ हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में n से मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड में भी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो जाएगा PE साइन थीटा n कैप। आपको याद होगा क्लास 11 में आपने पढ़ा था AB साइन थीटा n कैप ये बराबर होता है A क्रॉस B के, मतलब AB साइन थीटा n कैप को A क्रॉस B लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से PE साइन थीटा n कैप को P क्रॉस E से हम लोग लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लें, PE साइन थीटा n कैप को P क्रॉस E से लिखा जा सकता है, मतलब टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आइए इस फॉर्मूला पर बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P 3I plus 2J plus K coulomb meter is placed in an electric field of intensity 2I cap plus J cap minus 2K cap, इतना न्यूटन पर कूलम। हाउ मच टॉर्क विल एक्ट ऑन द डाइपोल। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन वेक्टर से सॉल्व होगा और इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका है डिटरमिनेंट मेथड। इसमें हम लोग पहले P का वैल्यू लिखेंगे, फिर E का, फिर टाउ निकालना इसको लिखेंगे। टाउ का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, अब I J K लिखेंगे। अब देखेंगे P में I का एलिमेंट्स, J का एलिमेंट्स और K का एलिमेंट्स। P में I का एलिमेंट 3 है, J का एलिमेंट्स 2 है और K का एलिमेंट्स 1 है। अब उसी तरह से लिखेंगे E में I का एलिमेंट्स 2, J का एलिमेंट्स 1 और K का एलिमेंट्स -2 है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले इस वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे इसमें 3 कॉलम्स है और 3 रोज भी है, ये रोज है और ये कॉलम है। इसका सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोग I को पिकअप करते हैं। जब I को पिकअप करेंगे तो इसके सामने का रो और इसके सामने के कॉलम को छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम, बच जाएगा 2 1 एंड 1 -2। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर माइनस दे करके 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर माइनस साइन दे करके J को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जब J लिखेंगे तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने के रो को छोड़ देंगे। इस बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 3 - 2 ये -6 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से माइनस दे करके तो ये 2 हो जाएगा। लास्ट स्टेप में K लेंगे और इसके सामने का कॉलम और इसके सामने के रो को छोड़ देंगे, ये कॉलम और ये रो। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से, 2 × 2 ये 4 आ जाएगा और बीच में माइनस साइन देते हैं। -4 -1 मिलकर के -5i हो जाएगा, -6 और -2 मिलकर -8, और जब ये माइनस इस माइनस से इंटू होगा तो +8j हो जाएगा।
3 - 4 ये -1 हो जाएगा। जब -1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -k हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग टॉर्क का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने 1.3 का लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया। अगली क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, थैंक यू।